हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल हर्षाना क्लासेस फिजिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर मोशन को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होती है सर्कुलर मोशन। देखिए, कोई भी एक सर्कुलर पाथ होगा, क्या होगा, कोई भी एक सर्कुलर पाथ होगा और इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, दैट इज कॉल्ड स्मॉल आर, एंड इसका सेंटर होगा कोई कैपिटल ओ, और कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इसमें जो मोशन होती है वो टू टाइप से हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा या फिर एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, बट हम उसको सर्कुलर कहेंगे कब। देखिए, सर्क्यूम्फ्रेंस होता है। सर्क्यूम्फ्रेंस का मतलब है जो सर्कल है, सर्क्यूम्फ्रेंस जो सर्कल की होती है, क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कोई भी, मान लीजिए ये कोई पी ऑब्जेक्ट है और ये पी ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट्स होता है चलना और ऐसे मूव करता है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर। तो जैसे यहाँ से ही चलेगा, मान लीजिए ये कोई ना कोई इसकी पोजीशन होगी, ए पोजीशन पर अगर ये है तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मोशन करता हुआ वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है ना। इस तरह से ये घूमता हुआ वन रोटेशन कंप्लीट कर लेगा और वन रोटेशन में ये जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्कल की वो होती है 2πr। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं परिधि। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर पाथ के जो सर्कमफ्रेंस है उस पर क्या करता है, मोशन करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, अगर ये वेलोसिटी v आपकी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी इस मोशन को, इस सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम इसको कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट when a particle moves on the circumference of a circle, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल की ठीक है, सर्क्यूम्फ्रेंस पर क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है, तो देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तब इसकी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग, जो स्पीड है, जो मूविंग मतलब घूम रहा है, मूविंग पार्टिकल है, उसकी अगर स्पीड आपकी ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट, अगर उस सर्क्यूम्फ्रेंस पर जब वो मोशन करता है ना, तो उसकी अगर वेलोसिटी या स्पीड हम कहेंगे, स्पीड जो है अगर कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, देन सच, तब कहा जाता है कि मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब वह ऐसी गति जो होगी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुई। दूसरा सर्कुलर मोशन अगर कहते हैं तो सर्कुलर मोशन में आप केवल इतना यहाँ तक लिख सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, तो इस तरह से हम इसको सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन को पूरा डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, एंगुलर होता है कोणीय, क्या होता है, कोणीय, और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। कोणीय विस्थापन हम इसको कहेंगे हिंदी में, कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस ए पॉइंट से चला था और मान लीजिए अगर ये यहाँ पर बी पॉइंट पर आ जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका होगा।
और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अब यहाँ तक, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई ना कोई एंगल बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। क्या होगा एंगल यहाँ? थीटा। तो इस तरह से क्योंकि ये जो इसकी डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है, तो इसलिए इसको हम जो है यहाँ पर एक डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी एंगल बनाते हुए जो भी वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर करेगा तो उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम बात करें कि ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक क्या है, तो ये जो है इसकी आपकी क्या होगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा ये? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। कैसे? डेल्टा एस से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डिग्री टू विच द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन इज रोटेटेड इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई ना कोई, देखिए इसको यहाँ से जब ये ट्रैवल करेगा तो कोई ना कोई तो टाइम स्पेंड होगा, कोई ना कोई तो टाइम स्पेंड होगा। तो टाइम सपोज दैट मान लीजिए डेल्टा टी टाइम स्पेंड होता है, तो टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी है। तो अपने इस टाइम इंटरवल में जितना भी डिग्री, जितने भी डिग्री एंगल वो बनाते हुए घूमता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि कोई ना कोई, देखिए डायरेक्शन यहाँ पर जरूर होगी। ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इसकी क्या होगी? एंगल, जितना भी एंगल बनाएगा मूव करते हुए, है ना, और अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा। तो अब इसमें, बिकॉज इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है इसकी, तो इसको कहेंगे एक तरीके से ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। ये भी जो मैंने बनाया है एरो का चिन्ह, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो भी पोजीशन वेक्टर पार्टिकल मूविंग जो भी मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो कोई ना कोई डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करता है? अपने पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ जो भी एंगल बनाएगा और रोटेटेड मतलब घूमते हुए इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, अपने डेल्टा टी समय में जो भी उसका टाइम ऑफ इंटरवल है उसमें जितना भी ये यहाँ पर मूव होता है, घूमता है, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, उसी को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो द डिग्री टू द विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसमें घूमते हुए अपने टाइम इंटरवल में जितना भी एंगल बना रहा है उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई ना कोई वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। तो इसको हम जो है डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। तो यही होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी एंगल बनाते हुए जो भी डिस्प्लेसमेंट उसने अपना क्या किया? ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मतलब कोणीय, एंगुलर मतलब कोणीय, वेलोसिटी मतलब वेग। तो कोणीय जो वेग होता है, क्या है कोणीय वेग? ठीक है, तो द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या है? टाइम रेट है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो भी क्या है? रेट है, जो दर है घूमने की, उसी को कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं और ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मात्रक होता है इसका, यूनिट जो होता है रेडियन पर सेकेंड होता है स्टूडेंट्स। रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट आपका होता है, ठीक है। डेल्टा थीटा का जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन में उसको मेजर करते हैं, और डेल्टा टी आप जानते हैं सेकंड में मेजर होता है एसआई सिस्टम में। ये जो यूनिट है ये एसआई सिस्टम या दूसरा हम कहेंगे एमके सिस्टम में आपका इसका यूनिट है। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो टाइम रेट है उसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा। तो आई होप यू ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नोट पॉइंट हैं, उनको आप देख लेंगे। नोट पॉइंट में क्या है? ये जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड के फॉर्म में इसको बताइए तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, वेयर टी क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, क्या है ये, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कौन सा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन ए से, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन ए से ट्रैवल करता है और ये आपका फिर इसी पोजीशन ए पे आ जाता है, तो यहाँ भी जो भी 1 रोटेशन होगा, उस 1 रोटेशन में जो भी टाइम लगा होगा, टाइम स्पेंड हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसी से काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसके कोर्स चैप्टर के सॉल्व होते हैं। नंबर 2 है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। अगर हमसे कोई कहता है कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करिए, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, वेयर स्मॉल एन क्या है, इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब जिस पॉइंट से वो बार बार, अगर ये इस तरीके से आपका बार बार ये मोशन करता है सर्कुलर पाथ पर, सर्कमफ्रेंस पर, तो क्या होता है, ये इन पार्टिकल्स से, इनमें जो पार्टिकल्स हैं इसके वे में, उनसे क्या है, बार बार मोशन करता है, बार बार होकर गुजरता है, तो क्या है वो फ्रीक्वेंसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो आप जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन का यूज करेंगे। क्लियर, तो ये कुछ नोट पॉइंट में फॉर्मूले थे, तो इनको आप देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में हमें क्या प्रूव करना है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। v होता है लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने डायमेंशन भी पढ़ी है और यूनिट मेजरमेंट में भी आपने वेलोसिटी को पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो v होती है लीनियर वेलोसिटी, r होती है रेडियस उस सर्कल की, क्या होती है, इस तरह से अगर हम समझें तो यहाँ पर ये तो होती है रेडियस, ये कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये क्या है आपकी v लीनियर वेलोसिटी है। और ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है ना, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, एंगल बनाते हुए घूमता है, मूव होता है, तो वहाँ पे होता है एंगुलर आपकी वेलोसिटी। तो इनमें आपका जो रिलेशन है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये एक डायग्राम है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से, तो ये काफ़ी वही डायग्राम है, इसमें कोई नहीं है, ये कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट P1 पोजीशन पे था, उसके बाद जब ये मूव होता है, जब ये यहाँ से ट्रैवल करता है, तो ये P2 अदर किसी पॉइंट पर, अदर प्लेस पे पहुँच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक P1 से P2 तक ये जो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये होगा एक तरीके से, इसको जो लेंथ है हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा P1 से P2 तक। ठीक है, दूसरा इस तरीके से ये एक आप देख रहे हैं, ये आर्क भी है, आर्क की तरह से भी एक तरह से हम आर्क लगाते हैं जैसे, तो P1 P2 क्या है, एक लीनियर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिनोटेड बाय डेल्टा एस, और ये कोई ना कोई वेलोसिटी से आपका जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सर्कमफ्रेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो एंगल है ये भी आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, जितना भी ये एंगल घूमेगा ना, तो थीटा, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, जितना भी टाइम वो उसको ले रहा है घूमने में, है ना, तो ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो इसमें हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखिए ये फॉर्मूला लर्न है, हम पहले से ही जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये फॉर्मूला आपने 8th क्लास में ही इसको स्टडी कर लिया होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये क्वेश्चन आपका ये समझिए होना है। अब इसमें देखिए एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। एंगल भी कौन सा लेना हमें, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है डेल्टा थीटा। उसके बाद ये जो आर्क है, आर्क मतलब P1 P2, तो ये जो P1 P2 है ये एक आर्क है, या इसको कहेंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन रेडियस आपका है। ठीक है, तो आर्क दैट मीन्स एक आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब P1 P2 डेल्टा एस अपॉन रेडियस।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने स्टडी किया है थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एस होता है। और रेडियस कितनी है सर्कुलर, इसकी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ की, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डिवाइडिंग बाई, नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई बोथ साइड वाई डेल्टा टी। हम बोथ साइड में जो है डेल्टा टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा ये। यहाँ से डेल्टा एस अपॉन आर से हम 1 अपॉन आर थोड़ा अलग लिख लेंगे करके, ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी से हम डेल्टा एस को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, एक ही है, बस 1 अपॉन आर को हमने अलग मल्टीप्लाई में है तो अलग लिख लिया है। उसके बाद देखिए, इफ़ द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या है, टेंस टू जीरो। अगर टाइम इंटरवल आपका क्या है, बहुत ही क्या है, कम है ना, वेरी फ्यू है, शॉर्ट टाइम है, मतलब जीरो को इक्वल है, तो हम इसको कहते हैं डेल्टा टेंस टू जीरो। तो जब भी डेल्टा टेंस टू जीरो होगा तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, टाइम जो है वह जीरो से कम तो नहीं हो सकता। तो क्या होगी, लिमिटेशन आ जाएगी कि हाँ भाई टाइम जीरो से कम नहीं होगा, तो लिमिट हमें लेनी पड़ेगी। इसमें हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। और लिमिट देखिए आर, जो आर है यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर इसकी लिमिट नहीं लेंगे, क्योंकि रेडियस तो जो है उसकी वही रहेगी, बट टाइम ही तो भाई जीरो से कम नहीं हो सकता ना, तो टाइम के लिए तो लिमिट ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर जो है एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे, इसमें लिमिट वर्क नहीं करेगी। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद आप जानते हैं, ठीक है, कि वेयर लिमिट डेल्टा टेंस टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा, कि ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है कि इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट लगी हुई है तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, इसकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा है, तो इसके प्लेस पे हम यहाँ ओमेगा रख सकते हैं। दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर ये जो लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, ये भी क्या है, एक इंस्टेनियस जो है, क्या है आपकी, क्या है, एक वेलोसिटी है, मतलब लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसको लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये है आपकी क्या, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, है ना, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इन इंस्टेनियस लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब वी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी होता ही है आपका। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एस इसके प्लेस पे लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के प्लेस पे हम वी लिखेंगे, और उधर लिमिट जो पीछे अभी आपको मैंने बताया लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था, वहाँ पे ओमेगा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। तो ये हम उसके प्लेस पे रखेंगे, तो हमने यहाँ रखा ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर, आपका इसी तरह से रहेगा, है ना। और यहाँ पर हमने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है, किसकी वैल्यू है, वी की वैल्यू है। उसके बाद हमने क्या किया, वी अपॉन आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और आर की इधर जो है ओमेगा भी मल्टीप्लाई हुई, तो वी इक्वल टू आपका आ गया आर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन था, एक्सप्रेशन था, ये प्रूव हो जाता है, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार लिखकर, बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वेयर वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में, ये जो एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है यार, एक तरह से मतलब रेडियस है कोई ना कोई, तो यहाँ पर ओमेगा वी ये सभी जो है ना, यहाँ एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होंगी। यहाँ पर हम जो है इनके ऊपर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, आर के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ओमेगा के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को हम जो है एक एरो के साइन से लगा के जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म आपकी इसकी हो जाएगी वी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, और क्रॉस बोलेंगे हम इसको, मैंने पहले आपको वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कराया है। स्केलर प्रोडक्ट में डॉट चलता है
और वेक्टर प्रोडक्ट में आपका क्रॉस चलता है ना, तो यहाँ पर ये क्रॉस आएगा, वेक्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है क्या है, इसी तरह से है, v = r × ओमेगा था। अभी हमें जो क्वेश्चन है हमारा, हमें सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो भाई कोई ना कोई एक्सेलरेशन वहाँ क्रिएट होता है ना, क्योंकि एक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो जो स्पीड है उसकी या मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। बट अगर कांस्टेंट नहीं होगा वेलोसिटी तो एक एक्सेलरेशन हुआ होगा, उसकी जो मोशन होगी एक एक्सेलरेटेड मोशन होगी, तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है a = v²/r। तो इसके लिए क्या भाई फॉर्मूला, कैसे ये प्रूव होगा, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। a = v²/r को हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स किस तरह से आता है कि प्रूव दैट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है a = v²/r, वेयर v = लीनियर वेलोसिटी, स्मॉल r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, और स्मॉल a क्या है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि सर्कुलर, अगर कोई भी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा स्मॉल a, यहाँ पर वो क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज सेंटर की ओर होगी। किसकी ओर होगी, सेंटर की ओर होगी, तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स भी अप्लाई होता है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक फोर्स की भी नीड होती है। वो फोर्स अलग चीज़ है, आगे आएगा, फोर्स के लिए भी बताएंगे। तो F = mv²/r होता है। ये फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। तो अभी तो आपको यहाँ पर जो है क्या स्टडी कर रहे हैं आप, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आप जो है एक्सप्रेशन प्रूव करना चाह रहे हैं। तो उसको देखिए किस तरह से डेरिवेशन, ये डायग्राम में आपने पहले भी बनाया, स्टार्टिंग से मैं इसको बताता आ रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर P1 पोजीशन पर है तो ये कोई ना कोई यहाँ पर एंगल आपका बनाते हुए यहाँ पर कोई ना कोई इसका जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ΔS होगा, ठीक है, और ये P1 से P2 तक पहुँच जाएगा। जब ऑब्जेक्ट P1 पर था तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, जब P2 पर होगा तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है स्पीड में क्या होगा, चेंजिंग आना बिल्कुल नेचुरल है भाई, ये तो होगी। तो v1 से स्पीड जो है वो v2 हो जाती है, और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपका इस सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसमें जो एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है a, उसके लिए हमें डेरिवेशन यहाँ प्रूव करना है। दूसरा ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका V है। मतलब ये है कि अगर इस पोजीशन को हम क्या है बताइए, इस पोजीशन को अगर P1 को चलो हम A कह रहे हैं और P2 को अगर हम B कह रहे हैं, तो A से B तक जो होगा, अगर हमें P1 पॉइंट पर कोई भी, अगर ये है हमने इसको अगर A कहा, इसको B कहा, तो क्या होगा, अगर हमें इसका यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग कैलकुलेट करनी, तो भाई P1 पर तो कुछ होगा ना, मतलब A, यहाँ पर हमने इसको नाम A और V दे दिया है, वैसे आप P1 P2 भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी चेंजिंग वेलोसिटी में चेंजिंग लानी है तो हमें क्या होगी भाई, V2 में से V1 को लेस करना पड़ेगा, मतलब इसको ΔV हम लिखेंगे। तो दूसरा क्या है, अगर इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आनी है तो ΔV, तो इसका थोड़ा हमने वेक्टर फॉर्म में ये डायग्राम जो है बनाया हुआ है। तो ΔV अगर कैलकुलेट करेंगे तो V2 - V1 होगा। दूसरा V2 क्या है आपका, देखिए O से यहाँ तक V तक जो वेलोसिटी है, इसके लिए यहाँ वेलोसिटी V2 है, और इस सेंटर से P1 मतलब जिसको हम A कह रहे हैं पॉइंट को, ये वेलोसिटी V1 है। तो और ये O क्या है, O सेंटर है इसका, तो मतलब इसी का पार्ट है ये अलग, बस हमने इसको वेक्टर के रूप से थोड़ा सा बताया कि हाँ भाई क्या होता है। ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये आप जो देख रहे हैं एरो का चिन्ह लग रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। O इस तरह से यहाँ पे जो O होगा ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा, क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा इसका, ठीक है, जिसके
रेफरेंस में हम पोजीशन बता रहे हैं कि ए कहाँ है और बी कहाँ है, मतलब P1 P2 कहाँ है। ठीक है, ए मतलब यहाँ P1 के लिए नाम थोड़ा चेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P1 P2 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद थ्योरी में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो अभी मैंने बताया उसी को हम अपना जो है थ्योरी में लिख सकते हैं। लेट ए पार्टिकल री मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। कोई भी एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है, जो मूविंग गति कर रहा है, घूम रहा है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, और उसकी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, सर्कल की, वो कितनी है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के जो सर्कुलर पाथ है उस पर जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है, विद ए स्मॉल ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्मॉल ए यहाँ पर क्या होगा, विद स्मॉल ए मतलब एक्सेलरेशन है, विद मतलब एक्सेलरेशन के साथ, स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है उसकी, स्मॉल वी है। क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड वी है। अगर इस यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। इट रीच फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। जब वह P1 से P2 तक पहुंचता है ना, P1 से P2 तक पहुंचता है इन ए सबटल इंटरवल, है ना। सबटल इंटरवल का मतलब है बहुत ही एक कम सूक्ष्म, ठीक है। सबटल मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम, छोटा टाइम इंटरवल, बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल, मतलब डेल्टा टी में जब वो P1 से P2 तक पहुंचता है, ठीक है। आप देख रहे हैं तो वहां पर जो है डेल्टा एस, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कितना होगा, डेल्टा थीटा आर। तो इस तरह से हम इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिख सकते हैं। अगर हमारे डायग्राम क्लियर है तो हम थ्योरी को अपने वर्ड्स में, ठीक है, थोड़ा बड़ा या छोटा करके लिख सकते हैं, जितनी चीज़ें उसमें हैं उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, कंडीशन इसमें हमें ध्यान रखनी है। इस कंडीशन से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा, इस कंडीशन से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, डेल्टा वी जो वेलोसिटी में चेंजिंग है, डेल्टा वी, और जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उसका, मतलब डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी में चेंजिंग है, और दूसरा वी क्या है, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उनका जो रेशियो होता है दोनों का, वो किसके इक्वल होता है, जो लीनियर यहाँ P1 से P2 तक जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस, और उसकी जो आपका जो सर्कुलर पाथ है उसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, उसके रेशियो के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी है। तो डेल्टा वी अपॉन वी, वेलोसिटी में चेंजिंग अपॉन आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, वी इक्वल होता है डेल्टा एस अपॉन आर के, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये कंडीशन आप यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम इसको लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल टू, इसको हमने क्या थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। डेल्टा अपॉन वी था ना, तो डेल्टा वी और वी की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जाएगा भाई वी अपॉन, इधर वी जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, तो वी अपॉन आर इंटू में डेल्टा एस है। तो ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमने इस v की जो है इधर मल्टीप्लाई कर दी है और r को उसके अपॉन में ले लिया, v अपॉन आर इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड y डेल्टा टी। उसके बाद हम इस इक्वेशन को पूरी को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू v अपॉन आर में है, इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डेल्टा एस के अपॉन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है, आपकी एक लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि भाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, वी इसके प्लेस पे हम रखेंगे। तो बस यहाँ डेल्टा टी इसके अपॉन में लिख दिया। वैसे तो सब ये मल्टीप्लाई में है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इफ द टाइम इंटरवल इज टू शॉर्ट, क्या होगा, अगर बहुत ही ये जो टाइम इंटरवल है बहुत ही स्मॉल है, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया था जब v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हमने प्रूव किया था। तो अगर टाइम इंटरवल हमारा बहुत ही शॉर्ट है तो हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है। मतलब डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल यहाँ पर होगी, जीरो से कम नहीं हो सकती।
तो टाइम इंटरवल अगर कम है तो भाई 0 से कम तो नहीं लेंगे, तो एक लिमिट आ जाती है यहाँ पर। भाई ये कह रहे हैं 0 है तो ये क्या 0 से कम नहीं होगी, मतलब एक लिमिट यहाँ वर्क करेगी। क्या करेगी? एक लिमिट यहाँ वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम बोथ साइड में क्या लेंगे? एक लिमिट लेंगे। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू v अपॉन r। मैंने पहले भी 1 अपॉन r आया था पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें लिमिट नहीं लगाएंगे हम। लिमिट केवल जहाँ डेल्टा t है, टाइम है, उसके लिए ही हमें लगानी है ना। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर हमने लिमिट ली। उसके बाद हम साइड में यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। भाई क्या है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये जो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या है? वेलोसिटी में चेंजिंग अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी में चेंजिंग अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो साइड में हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। दूसरा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या होता है? एक लीनियर वेलोसिटी होती है, v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के प्लेस पर हम स्मॉल a लिख सकते हैं और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t के प्लेस पर हम v लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लिमिट हटेगी, लिमिट तभी हटेगी जब ये मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। तो अपॉन यह जाएगा a इक्वल टू v अपॉन r और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v। तो यहाँ पर v और v की मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर और अपॉन में r। तो a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो ये आपका जो है प्रूव हो जाएगा। और ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आपका होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आपका होगा a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। हमें यही प्रूव करना था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका जो है प्रूव हो जाता है। इसमें आगे हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ही आपको करना है, आगे नहीं करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आगे नहीं करना है, लेकिन इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो आगे मैं भी बताऊंगा, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए वेयर v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। तो अगर हम ऊपर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और v के प्लेस पर, अभी हमने v इक्वल टू r इंटू ओमेगा पीछे प्रूव किया है, तो v के प्लेस पे हम यहाँ r इंटू ओमेगा रख देंगे और अपॉन में r इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। देन हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम समझ सकते हैं इक्वेशन 1 में रख रहे हैं v के प्लेस पर r इंटू ओमेगा। तो r इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में r। नेक्स्ट में हम करेंगे a इक्वल टू r का स्क्वायर भी होगा, ओमेगा स्क्वायर भी होगा अपॉन में r। तो ये जो r स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा आपका? a इक्वल टू r, यहाँ पे r बचेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो a इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्म में है। दूसरा यहाँ पर ये भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा। ये a इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में है। अगर न्यूमेरिकल्स में एंगुलर वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवा रहा है तब हम ये जो फॉर्मूला है ये वाला इसको यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अगर वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दी हुई है तो तब ये आपका यूज हो जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। ओमेगा के प्लेस पे 2πn रख सकते हैं, अभी पीछे बताया था 2π अपॉन t रख सकते हैं, है ना। ये आपको नोट पॉइंट हमने पीछे बताए थे, है ना, तो ये रख सकते हैं। तो उसके आगे आप देखेंगे कुछ नोट पॉइंट हैं, इनको मैंने आपको बताया हुआ है। तो नोट में 1 पॉइंट आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है। अगर हम ओमेगा के प्लेस पे, अभी हमारी इक्वेशन क्या थी पीछे, a इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2πn हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में होता है। तो a इंटू आर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा अभी हमने स्टडी किया है। तो ओमेगा के प्लेस पे हम 2πn रख सकते हैं, है ना। और जब ओमेगा स्क्वायर है तो 2πn का स्क्वायर हो जाएगा। तो a इक्वल टू r और 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप देख लेना, छूट गया लिखने से, है ना। 2 का कितना है 4 है, पाई का कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर आएगा, इसको आप ठीक कर लेना। और ये भी आपका जो है ये n स्क्वायर, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर और n स्क्वायर और इंटू r है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। जब ये स्क्वायर खोला होगा तो जल्दी से 2 का 4 कर दिया। तो आप इसको ठीक कर लेना नोटबुक में, क्योंकि पाई का भी स्क्वायर होगा n का भी। यहाँ पर 2 का कर दिया, पाई का छूट गया, बस
एन का तो था, है ना, तो पाई स्क्वायर भी होगा। तो इस तरह से ए इक्वल टू 4 पाई एन स्क्वायर, और आर को हमने बाद में लिख दिया। तो इस तरह से ये जो एसेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एसेलरेशन यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपका ये आ जाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हार्दिक, चलिए स्टूडेंट्स आइए कम। बीच में थोड़ा एक मिल्क वाला आ गया था तो उसको लिया, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर समझा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, देखिए वी नो दैट, अभी मैं जिसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा था, तो एफ इक्वल टू एम ए, और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू हमारा, अभी हमने ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्टडी किया है ना। तो ए के प्लेस पर हम जो है यहाँ पर, ये भी यहाँ भी दिखा दिया मैंने, वैसे नीचे भी लिखा है वेयर ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए के प्लेस पे अगर हम वी स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, है ना। अगर आपसे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला कहता है कि इसको प्रूव करिए, तो हमें सारा वर्क वैसे ही करना है, और ये कुछ नहीं करना, यहाँ पे नोट पॉइंट है, बस हमें जहाँ तक हमने ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कैलकुलेट किया है ना पीछे, तो उसके आगे हमें ये लिखना है वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए, और ए इक्वल टू जो ए है उसके प्लेस पे वी स्क्वायर अपॉन आर रख दो। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हो जाएगा। डेरिवेशन एक्सप्रेशन प्रूव करना मतलब शुरू से ऐसे ही करना है, ठीक है। बस ये पॉइंट यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए लगाना है ना। अब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है, तो v के प्लेस पे हम, अगर हम इसको इक्वेशन मान लें कोई भी, ठीक है, मान लो 2 मान लें, तो अगर v के प्लेस पे हम ये r इंटू ओमेगा रख देते हैं तो r इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r। तो f इक्वल टू, यहाँ पर इसको करेंगे, देखिए m r का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपॉन में क्या है, r है। तो स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये भी आपका जो होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। बट देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो आपका जो है ये वेलोसिटी, मास और रेडियस के स्टेप में है, फॉर्म में है। दूसरा यहाँ पर एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ मास है, रेडियस भी है, और ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको दिए तब आप इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। दूसरा ओमेगा के प्लेस पे हम यहाँ 2 पाई एन भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या रख सकते हैं, 2 पाई एन भी रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा आप चाहे तो बढ़ा लेना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ओमेगा इक्वल टू बाई 2 पाई एन होता है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना वर्क एक, जब हमारा IQ बढ़ जाता है तो हम कर सकते हैं। तो एम आर ओमेगा के प्लेस पे रख दीजिए 2 पाई एन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एम आर, 2 का हो जाएगा 4, पाई का पाई स्क्वायर, एन का एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो यहाँ से ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपका होगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस पूरे लेक्चर में ये जो सर्कुलर मोशन है पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को प्ले कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, उस टॉपिक को जो भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेन है, घर पर आप नोट्स में आपने बनाया है तो उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें तो क्लियर होगा बिल्कुल। चलिए, जो भी आपका आउटपुट है उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
दूसरा देखिए एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू जी आर। म्यू जो होता है यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है म्यू, ठीक है, इंटू जी इंटू आर। जी इंटू आर, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल आर है क्या है आपका, एक रेडियस है सर्कुलर पाथ की। तो ये भी आपका अगर इस तरह से दिया हुआ है म्यू यहाँ पर इस तरह से आपका स्टैटिक्स एक क्या है, ये स्टैटिक्स एक फ्रैक्शन का जो कांस्टेंट है वो है जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल आर रेडियस है सर्कुलर पाथ की। तो ये आप यूज करेंगे, ठीक। एक नेक्स्ट इसमें बचता है आपका नंबर 4, what should be the minimum velocity of a body moving in vertical circle, ठीक है, मतलब what should be minimum velocity, एक मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, किसी भी एक ऊर्ध्वाधर है ना, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है ना सर्कल में अगर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी मिनिमम जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सो दैट इट जस्ट क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट, जिससे वो अपने जो उच्चतम बिंदु है उसको क्या कर सके, पार कर सके, है ना, ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको पार कर सके। तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स केस होते हैं कुछ, तो केस में क्या है, तो पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, दूसरा मिनिमम वेलोसिटी इसकी क्या होगी, और यहाँ पर जो टेंशन इन स्ट्रिंग्स होगा, आप देखते होंगे जब कोई अगर आप कोई रस्सी लें, कोई धागा लें और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर का कैप है, अगर इसको आप यहाँ पर किसी धागे से बांध दें, है ना, और इसको इस तरीके से घुमाएं, है ना, तो एक जो धागा है उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, टेंशन मतलब तनाव क्रिएट हो जाएगा, और एक तरीके से जब उसको हम घुमाएंगे तो सर्कल भी बनेगा। तो वो हाईएस्ट पॉइंट सर्कल का इस तरीके से उसको जब मूव करेंगे धागे से, तो क्योंकि धागा भी नहीं है मेरे पास, तो आपने बहुत खेलों में भी करा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी खेल करते हैं, धागा बांध दिया और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना, कोई चीज़ बांध कर, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है लाइन, धागा स्ट्रेट हो जाता है और उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रिंग्स मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग्स, जो धागे में जो तनाव है ना स्ट्रिंग्स, तो वो कितना होगा वो भी हमें पता चलेगा, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी वो भी पता चलेगी, और पोजीशन किस पोजीशन के लिए क्या है वो भी। देखिए पोजीशन है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी v इक्वल टू अंडर रूट जी आर होगी, ठीक। यहाँ पर टेंशन जो होगा t, टेंशन मतलब t से डिनोट करते हैं, 0 होगा। एट मिनिमम पॉइंट, जो मिनिमम पॉइंट है ना, तो उस पर क्या होगी, न्यूनतम बिंदु पर क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर तो v इक्वल टू जी आर होगी। एट मिनिमम पॉइंट पर क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी, जो न्यूनतम बिंदु है न्यूनतम, वहाँ होगी v इक्वल टू अंडर रूट 5GR, और यहाँ टेंशन होगा स्ट्रिंग में, धागे में 6 mg, ठीक है, 6 mg, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 है स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, अगर स्ट्रिंग जो है धागे की आप जब उसको घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, जब वो हॉरिजेंटल है, ऐसे करके हॉरिजेंटल है, सरफेस जो भी अर्थ है उसके हॉरिजेंटल है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी मिनिमम वो होगी अंडर रूट 3GR, अंडर रूट 3GR। तो ये फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हो, है ना, स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल के लिए एट मिनिमम पॉइंट के लिए वेलोसिटी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अंडर रूट 5GR। हाईएस्ट पॉइंट पर v इक्वल टू अंडर रूट GR लगा सकते हो। और यहाँ पर जो है इसके लिए स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल के लिए जो टेंशन होगी, है ना, जो टेंशन इन स्ट्रिंग होगा वो होगा 3 mg, है ना, तो ये आपका 3 mg ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें शायद 1-2 डेफिनेशन हो रहा है, उनको मैंने थोड़ा बाद में वैसे तो पहले बता देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली, एक्सेलरेशन की भी। चलिए तो ये डेफिनेशन और देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, सर्कुलर पाथ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करने के लिए भाई जो भी हमें यहाँ फोर्स चाहिए F, वही क्या है, वो क्या है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरा हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेंटर की ओर कोई होती है, तो इसलिए बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सच इज रिक्वायर्ड हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक है भाई, हमें ऐसे
मैग्नीट्यूड की यहाँ पर नीड होगी, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब जो कभी चेंज ना हो, घटे बढ़े ना, मतलब फिक्स रहे, है ना। एक बिल्कुल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब एक ऐसे रिक्वायर्ड, ऐसे मैग्नीट्यूड की नीड होगी यहाँ पर जो कांस्टेंट हो बिल्कुल। व्हाट द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहे, टुवर्ड्स मतलब की ओर, द सेंटर सेंटर की ओर। जो भी यहाँ पर सेंटर है, जो भी आपका क्या है सेंटर है, देखो यहाँ डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन ऐसे चेंज, यहाँ डायरेक्शन ऐसे चेंज, ये ऐसे डायरेक्शन चेंज, और ये डायरेक्शन से। तो यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड, अगर मैंने कहा F10 न्यूटन है तो भाई यहाँ भी F10 न्यूटन होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 न्यूटन आपका होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा बिल्कुल फिक्स होगा, मतलब 10 न्यूटन 10 न्यूटन। बट यहाँ पर जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, वो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ भी चेंज, यहाँ चेंज हो रही है, फिर यहाँ चेंज हो रही है, फिर यहाँ, तो डायरेक्शन भी उसकी जो है चेंज होती रहती है। और वो डायरेक्शन जो है ना क्या होती है यहाँ पर सेंटर की ओर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो सेंटर की ओर लगता है भाई, सेंटर की ओर वर्क करता है, सेंटर की ओर, ठीक है। तो देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एफ से ही डिनोट करेंगे। एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी पीछे हमने जब सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन था क्रिएट करा था, वहाँ पे अभी नोट पॉइंट में भी मैंने बताया एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यही होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपका। तो ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और लास्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। कौन सा हमारा लास्ट टॉपिक, ये है हमारा लास्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो अभी हमने डेरिवेशन में पूरी थ्योरी इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो देखिए क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, क्या है एक्सेलरेटेड, ठीक है। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है मंदित, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक समान वृत्तीय गति है, इज एक्सेलरेटेड, अगर वो एक्सेलरेटेड हो रही है, मंदित हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, मंदित गति है, धीमी गति है, चेंजिंग उसमें हो रही है, तो इन दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, जो भी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इज ऑलवेज टुवर्ड्स, वो होगी किसकी ओर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होगी, हमेशा सदैव सेंटर की ओर होगी। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसको हम डिनोट स्मॉल ए से करते हैं, और ए इक्वल टू आपका होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका सिंपली, अगर कोई एक नंबर में डेफिनेशन आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो आप ये लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की एक नंबर में आती है 1 मार्क्स में, तो भाई ये आप इसको लिख सकते हैं। डेरिवेशन की बात है तो ये चीज़ें मैंने आपकी पीछे क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो अपना फीडबैक आप दीजिए कि आपको जो है लेक्चर कैसा लगा, टॉपिक आपको समझ में आए नहीं आए। देखिए एक बार दोबारा से आप वीडियो को प्ले करें, दोबारा से देखें, और उसको साथ साथ में नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको कमेंट में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर कैसा आपको लगा, टॉपिक क्लियर हुए नहीं हुए, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, और आपका जो है बहुत ही जो भी इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर यही इसमें से आते हैं लैंग्वेज में, सभी आपके हो चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट था चैप्टर, और इस एक वीडियो में हमने पूरा चैप्टर ये जो है कवर किया है। तो इसको आप जो है अच्छे से करिए, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आपकी आती है यहाँ पर चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।